इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन जो है बच्चे ये नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो इनका फॉर्मूले जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं 6 के 6, वो आप याद रखेंगे और इनके सामने इनकी डोमेन भी लिखी हुई है। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x जो है वो इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस के रूट x स्क्वायर प्लस 1 फॉर ऑल x बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि इसकी डोमेन जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स में से आप कुछ भी पुट करें तो ये जो है आपका इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन जो है साइन हाइपरबोलिक फंक्शन इनवर्स वाला ये सेटिस्फाई होता है, यानी ये अनडिफाइंड होता है। एक बच्चे आपने यहाँ पे याद रखना है कि ये जो डोमेन है इसका लिखने का मकसद ये है कि आप उसे जब इसमें पुट करेंगे फंक्शन में तो आपका जो नेचुरल लॉग वाली वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमने डिस्कस किया था लॉग फंक्शन में कि नेचुरल लॉग जो है या फिर जनरल लॉग भी हो, लॉग जो है आपका नेगेटिव वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए डोमेन लिखना जरूरी है। इसी तरीके से cos हाइपरबोलिक इनवर्स x जो है उसका फार्मूला होता है नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस के रूट x स्क्वायर माइनस 1, और इसकी डोमेन जो है वो तमाम सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं जो कि 1 और 1 से ग्रेटर होंगे। इसी तरीके से आपके पास tan हाइपरबोलिक इनवर्स जो है नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिखा जाता है 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस x ओवर 1 माइनस x, और इसकी डोमेन जो है आपके पास 1 से लेस और -1 से ग्रेटर जो होंगे नंबर्स वो होंगे, क्योंकि मॉड ऑफ x इज लेस देन 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसका मतलब जो है वो आपके पास ये बनता है कि आपका x जो है वो लाई करता है -1 और 1 के दरमियान, यानी कि -1 से लेकर 1 ओपन इंटरवल है, यानी कि -1 और पॉजिटिव 1 जो है इसमें इंक्लूड नहीं है, और उनके दरमियान वाले सारे जो रियल नंबर्स हैं वो इसमें इंक्लूडेड है। ऐसा क्यों है बच्चे? अगर आप यहाँ पर 1 पुट करोगे, -1 पुट करोगे तो फिर भी ये क्या हो रहा है, आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि डिफाइंड नहीं रहेगा। इसी तरह से 0 आ जाएगा, आपके पास -1 पुट करोगे तो 1 1 जो है आपके पास 0 आ जाता है, और लॉग 0 के लिए भी डिफाइंड नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइंड है। जबकि आप पॉजिटिव 1 पुट करोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब है आपके पास इंफिनिटी आ जाएगा, तो इंफिनिटी पर भी लॉग जो है वो डिफाइन नहीं है, इंफिनिटी के लिए सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन है। तो यहाँ पर सेम केस जो है आपके पास कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन के लिए उसका फार्मूला आपने याद रखना है 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, और इसकी डोमेन भी वही है जो कि tan हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन है। इसी तरीके से सेकंड हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस x प्लस के रूट 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x, और इसकी डोमेन जो है आपके पास 0 से ग्रेटर नंबर्स होने चाहिए रियल नंबर्स, और 1 या 1 से लेस होने चाहिए, जिसे आप इंटरवल की फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिख सकते हो 0,1, 1 साइड पर जो है 1 वाली साइड पर क्लोज इंटरवल है और 0 वाली साइड पर ओपन इंटरवल है, यानी आप जो है इनमें वो तमाम रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं जो 0 के अलावा, यानी 0 से 1 की जानिब जा रहे हो और 0 उसमें शामिल नहीं है, 1 शामिल है और इनके दरमियान वाले सारे नंबर शामिल है, क्योंकि अगर आप 0 पुट करोगे तो बच्चे ये इंफिनिटी आ जाएगा, और इंफिनिटी के लिए लॉग डिफाइन नहीं है। सेम केस जो आपके पास कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन जो है उसका फार्मूला आप देखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस x प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस x प्लस के रूट 1 प्लस x के ओवर मॉड ऑफ x, और ये जो आपका पास कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन है ये 0 के लिए डिफाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 0 पुट करते हो तो आपके पास इंफिनिटी आ जाएगा, और नेचुरल लॉग जो है इंफिनिटी के लिए डिफाइन नहीं है। तो ये बच्चे 6 फार्मूले हैं जो कि आपने याद रखने हैं, एमसीक्यूज के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों जो हमारे पास फंक्शन आता है वो है एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब बच्चे हमने एक फंक्शन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि फंक्शन जो है वो डिपेंडेंस शो कर रहा होता है एक क्वांटिटी की दूसरी क्वांटिटी के साथ। तो हमने दो क्वांटिटीज बनाई थी, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाया था और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर हम देखें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और डिपेंडेंट वेरिएबल y है। इन दोनों का जो आपस में रिलेशन था वो हमने फंक्शन में शो किया था y = f of x की फॉर्म में। अब अगर बच्चे फंक्शन में ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं x और y, उन्हें अगर हम अलग-अलग लिख पा रहे हैं, यानी कि एक साइड पे सारे के सारा डिपेंडेंट वेरिएबल्स आ रहे हैं और दूसरी साइड पे सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ रहे हैं, अगर ऐसी नोयत बन रही है तो ये जो आपका फंक्शन बनेगा वो एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। इसकी डेफिनेशन यही लिखी हुई है जो मैंने सारा आपको बताया है, y is easily expressed in terms of independent variable x, यानी अगर आप y वेरिएबल को आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं x की फॉर्म में, x जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, तो हम कह सकते हैं कि आपका जो गिवन फंक्शन है वो एक्सप्लिसिट फंक्शन है। जैसे एग्जांपल्स में देखें y = x² + 2x - 1। अब यहाँ पर आपके लेफ्ट साइड पे जो है y है, y वेरिएबल है, जबकि राइट साइड पे आपके x वेरिएबल है और x और y वेरिएबल कंबाइन नहीं हुए। तो ऐसा जो है हमारे पास
फंक्शन जो होता है वो एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता है। सेम आपके पास ये दूसरी आपके पास एग्जांपल है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 की फॉर्म में। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन के बच्चे आपने याद रखना है। इसी तरीके से हम जो अगला टाइप पढ़ेंगे फंक्शन की वो है हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन। ये एक्सप्लिसिट फंक्शन के बिल्कुल अपोजिट चलेगा बच्चे। इम्प्लिसिट फंक्शन आपके पास x और y जो आपके पास वेरिएबल होते हैं, y डिपेंडेंट वेरिएबल और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर ये आपस में मिक्स हुए हों, यानी कि if and x and y are so mixed up, इस तरीके से मिक्स हुए हों and y cannot be expressed in terms of the independent variable x, यानी कि ये आपस में मिले हुए हैं, इस तरीके से मिले हुए हैं कि आप जो है x को y की फॉर्म में नहीं लिख सकते या y को x की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन्हें अलग अलग नहीं कर सकते। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या नाम देते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन का नाम देते हैं। इसको लिखने का जो तरीका है सिंबॉलिकली वो याद रखेंगे आप, जैसे कि आपने एक्सप्लिसिट फंक्शन में याद रखा f of x, y equal to 0, ये भी याद रखेंगे क्योंकि आपके पास यहाँ पर फंक्शन जो होता है वो x और y की फॉर्म में होता है और वो अलग नहीं हो पाते। जैसे कि हमने ये फंक्शन लिखा है, यहाँ देखें x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2। अब यहाँ पर मुमकिन नहीं है कि हम जो है सारे के सारे x की वैल्यूज एक तरफ कर पाएं और y की वैल्यूज जो हैं वो एक तरफ कर पाएं, यानी y वेरिएबल को एक तरफ कर दें और x को एक तरफ कर दें, ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि यहाँ पर x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये कौन सा फंक्शन हुआ? ये इम्प्लिसिट फंक्शन हुआ। सेम केस दूसरी एग्जांपल में हमने लिया हुआ है xy स्क्वायर माइनस y प्लस 9 अपॉन xy इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास जो फंक्शन है इसमें भी यही केस है क्योंकि आपके पास xy जो मिक्स अप हुए हुए हैं और उन्हें अलग कर पाना मुमकिन नहीं है क्योंकि y और x जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन्हें आप अलग एक दूसरे की टर्म में नहीं लिख सकते। तो ये फंक्शन कौन सा हुआ? इम्प्लिसिट फंक्शन हुआ। तो इस तरीके से बच्चे आपने इम्प्लिसिट फंक्शन की भी डेफिनेशन याद रखनी है। पैरामीट्रिक फंक्शंस बच्चे क्या है? अब यहाँ पर हमने देखना है कि हमारे पास x इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y डिपेंडेंट वेरिएबल, अगर ये दोनों वेरिएबल्स एक नए वेरिएबल पर डिपेंड करना शुरू हो जाए, यानी कि एक तीसरा वेरिएबल हम ले आते हैं, वो t की फॉर्म में हो सकता है या थीटा की फॉर्म में हो सकता है। अब ये जो t और थीटा नया जो वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस करवाया है इसे हम कहते हैं पैरामीटर। क्या कहते हैं हम इसे हम पैरामीटर कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा x जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल था उसे भी t की फॉर्म में लिखेंगे और y जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल था उसे भी हम t या थीटा की फॉर्म में लिखेंगे, यानी पैरामीटर की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये जो हमारी इक्वेशंस बनेंगे जो कि हमने x को t या थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है या y को t या थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो ये इक्वेशंस हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाएंगी। और वो तीसरा वेरिएबल जिस पे हमने x और y को डिपेंड करवाया है वो कहलाता है पैरामीटर। पैरामीटर जो है ये गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके पास कांस्टेंट भी हो सकता है या वेरिएबल के तौर पर भी ट्रीट कर सकता है, यानी ये इसकी वैल्यू चेंज भी हो सकती है, क्योंकि आप इसे वैल्यू दें तो ये चेंज हो जाएगी, इसे अगर फिक्स वैल्यू दें तो ये कांस्टेंट के तौर पर ट्रीट करेगा। जैसे कि अब यहाँ पर हमने इक्वेशंस लिखी है x इक्वल टू f ऑफ t, यानी x वेरिएबल अब डिपेंड कर रहा है, फंक्शन बन गया किसका? t का, क्योंकि अगर t को आप वैल्यू देंगे डिफरेंट तो आपकी x की वैल्यूज आएंगी, यानी x अब डिपेंड करने लग गया है t पर, तो t हमारा पैरामीटर था। तो इसी तरीके से y इज इक्वल टू g ऑफ t, यानी y आपका फंक्शन बन गया है g का, क्योंकि अगर आप g ऑफ t इसमें अगर t की डिफरेंट वैल्यूज देंगे तो y की वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि x और y जो है नए वेरिएबल t पर डिपेंड कर रहे हैं जो कि पैरामीटर है, और ये जो इक्वेशंस हमारी नई बनी हैं इन्हें हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस की। ये हमारे पास है x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 80। ये एक सेट ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशंस है क्योंकि ये दोनों मिलकर जो है एक पर्टिकुलर कर्व बनाती हैं जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे भी, वो भी आपने याद रखना है। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड सेट ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन हमने बनाया है x इक्वल टू a cos t y इक्वल टू a sin t, तो ये भी आपने याद रखना है। पहला सेट जो है वो पैराबोला की आपके पास जो है इक्वेशंस हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस, दूसरी जो हमारे पास है वो सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सी पैरामीट्रिक इक्वेशंस किस कर्व की हैं। तो ये बच्चे आपने पैरामीट्रिक इक्वेशंस, पैरामीट्रिक फंक्शंस और पैरामीटर कैसे होता है यह सारा जो है पैरामीट्रिक फंक्शंस में आपने पढ़ा, ये आप याद रखिए। इसके बाद बच्चों हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस आ रहे हैं, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। ये आपके एक्सरसाइज जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्वेश्चन भी हैं इन हम इसके हवाले से, जैसे कि सेम एज आपकी पैरामीट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में आएंगे। तो यहाँ पर इवन फंक्शन जो है उसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। कोई भी फंक्शन f जो है वो इवन फंक्शन कहलाता है अगर हम क्या करें, उस फंक्शन में x की जगह हम माइनस x पुट कर दें और हमारा फंक्शन दोबारा से वही आ जाए जो हमारे क्वेश्चन में था। क्या करेंगे, हम फंक्शन में x की जगह रिप्लेस कर देंगे माइनस x, यानी x की जगह हम लिख देंगे माइनस x
और हमारा फंक्शन सारा हम जो प्रोसेस करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो हमारा आंसर जो है दोबारा से क्वेश्चन आपका वापस आ जाना चाहिए f of x फॉर ऑल x बिलोंग टू डोमेन ऑफ फंक्शन, यानी फॉर ऑल x इन द डोमेन ऑफ योर फंक्शन, यानी आपके फंक्शन में से जो भी डोमेन है उसमें से आपने वो वेरिएबल्स लिए हुए हैं x और वो आप पुट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है f of x इक्वल टू x स्क्वायर, f of x इक्वल टू cos x, ये दोनों इवन फंक्शन हम चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ पर बच्चों x की जगह माइनस x पुट करूँ इस फंक्शन में, तो यहाँ पर जहाँ x है वहां पर मैं क्या पुट कर रहा हूँ माइनस x, इसे हल करें, माइनस जो है स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और x का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपके पास फंक्शन दोबारा रिटर्न होके क्या आ गया f of x आ गया। इसकी जगह हम लिख सकते हैं f of x, इसका मतलब है ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है इवन फंक्शन की, जिसमें हमने ये कहा था कि हम फंक्शन में x की जगह माइनस x रिप्लेस करेंगे और हमारा फंक्शन जो है दोबारा से वापस आ जाएगा, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ये इवन फंक्शन हुआ। इसी तरीके से हम दूसरी एग्जांपल भी देखते हैं, cos ऑफ माइनस x जो है माइनस cos की वजह से खत्म हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसे cos x, और cos x जो है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग f of x के इक्वल है। हम कह सकते हैं हमने जब x की जगह माइनस x रिप्लेस किया तो हमने सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने के बाद हमारे पास दोबारा फंक्शन की ओरिजिनल वैल्यू आ गई है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो गिवन फंक्शन था वो कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन की पहचान के लिए अगर आपके पास अलजेब्रिक फॉर्म में फंक्शन आ रहा है तो आपके पास इवन पावर वाला फंक्शन हो तो आप कह सकते हैं वो इवन फंक्शन है, और अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ रहा है तो cos फंक्शन जो है वो क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। इसी तरीके से हमने ऑड फंक्शन अब देखना है। ऑड फंक्शन की डेफिनेशन बिल्कुल सेम वैसे ही होगी, बस उसमें डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। अ फंक्शन f इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, ऐसा फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाएगा अगर हम x की जगह उसमें रिप्लेस करें माइनस x और उसे हम सॉल्व करें, प्रोसेस करें, मजीद फर्दर जो उसका सॉल्यूशन का प्रोसेस है, तो हम क्या करेंगे, हमारा फंक्शन तो ओरिजिनल वापस आ रहा होगा, लेकिन कब, जब हम उसमें से माइनस का साइन क्या करें, कॉमन ले लें बाहर, यानी माइनस f of x आएगा, माइनस ऑफ योर ओरिजिनल फंक्शन, ये आ जाएगा आपके पास फॉर ऑल x इन द डोमेन ऑफ योर फंक्शन, ये डोमेन ऑफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब हम देखेंगे कि हम एग्जांपल से इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बच्चे हमने क्वेश्चन लिखा है, एग्जांपल लिखी हुई है f of x इक्वल टू x क्यूब, हम यहाँ पर x की जगह रिप्लेस करते हैं माइनस x की जगह माइनस x रिप्लेस किया। अब हम जानते हैं कि ऊपर जो है ऑड पावर है, तो ऑड पावर की वजह से माइनस जो है वो रहेगा हमारे पास, माइनस हमने लिख दिया, x का क्यूब कर दें, x क्यूब आ जाएगा। अब इस माइनस को छोड़कर ये x क्यूब जो है आपका दोबारा से ओरिजिनल फंक्शन आ गया है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं f of x। तो ये हमारी जो कंडीशन है, ये ऑड फंक्शन की कंडीशन पूरी हो गई कि हमने x की जगह माइनस x रिप्लेस किया और हमारा ओरिजिनल फंक्शन वापस आ गया, लेकिन माइनस साथ में हमने कॉमन लिया हुआ है, माइनस ऑफ योर ओरिजिनल फंक्शन आ चुका है, तो हमारा फंक्शन जो है क्यूब x क्यूब जो है वो ऑड फंक्शन हुआ। यहाँ पर ये भी आप याद रखेंगे कि अलजेब्रिक फंक्शन में जो कि आपके पास ऑड पावर की फॉर्म में फंक्शन होगा, वेरिएबल की ऑड पावर होगी, तो ऐसा फंक्शन आपका ऑड फंक्शन कहलाएगा। अब दूसरी तरफ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने लिया हुआ है साइन फंक्शन। साइन फंक्शन जो है ऑड फंक्शन होता है, इसे हम चेक करते हैं। हम x की जगह रिप्लेस करेंगे माइनस x की जगह माइनस x रिप्लेस करने के बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा, हमने 9th चैप्टर में फर्स्ट ईयर में पढ़ा कि साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के, यानी माइनस जो है एंगल के साथ लगा हुआ माइनस वो बाहर आ जाता है साइन की फॉर्म में, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि f ऑफ माइनस x जो है वो इक्वल होगा माइनस साइन x के, माइनस जो है एंगल के साथ लगा हुआ x के साथ वो बाहर आ जाएगा। हम इसे मजीद सॉल्व करें, अगर माइनस को छोड़ दें, माइनस को छोड़ने के बाद अगर हम देखें तो हमारा ये क्या बन रहा है, ये क्वेश्चन दोबारा से साइन x की फॉर्म में आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं माइनस f ऑफ x, यानी f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x। ये हमारी कंडीशन जो है ऑड फंक्शन की कंप्लीट हो चुकी है, सेटिस्फाई हो चुकी है कि हमने x की जगह जो है माइनस x रिप्लेस किया और हमारा फंक्शन जो है ओरिजिनल वापस आ गया, लेकिन बाहर हमने क्या कॉमन लिया है, साथ में माइनस कॉमन लिया हुआ है। तो इस तरीके से बच्चे आपने इवन और ऑड फंक्शन को भी याद रखना है।